नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस लाइव प्रोग्राम में आज वापस बात होगी रीट मसले पर और रीट के साथ साथ बात होगी आज विधानसभा पर। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और जाहिर सी बात है कि हमने पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी कि विधानसभा सत्र के शुरुआत से ही हंगामेदार माहौल बनने वाला है। चूंकि आज ज्यादा नहीं चली, आज राज्यपाल साहब के अभिभाषण के बाद और कुछ एक छुटपुट कार्यों के बाद में विधानसभा स्थगित कर दी गई। लेकिन बड़ा मसला ये कि आज भाजपा नेताओं के, भाजपा विधायकों के जो तेवर विधानसभा में देखने को मिले वो वाकई जिनकी पहले से उम्मीद भी थी, क्योंकि रीट मसला इस समय सरकार को काफी घेरे हुए है। लेकिन वहीं पर सरकार ने 2 दिन पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इस पूरे मामले पर जो बादल छाए हुए थे उन्हें साफ कर दिया। बहरहाल कहानी क्या हो सकती है, किस तरीके का अब और आगे का सिनेरियो कैसा हो सकता है, उस पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मदन प्रजापति जी भाजपा से, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं आर तिवारी साहब, और बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने वाले भरत बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल तिवारी जी आपसे कर लेते हैं कि आज विधानसभा की शुरुआत हुई है और आज जो माहौल आपको देखने को मिला विधानसभा में, किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं वहां तख्तियां या कागज या जो अपने एक विरोध जाहिर करने वाला जो मसला जो चल रहा था वो आज उन्होंने किया, जबकि सरकार पहले ही रीट मसले पर अपनी जो इच्छा थी, अपनी जो बात थी वो क्लियर कर चुकी थी 2 दिन पहले ही। प्रदीप भाई, पहली बार ये विपक्ष को दिशाहीन विपक्ष की अब अगर मैं दर्जा दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार विधानसभा के उपचुनाव में जो इनको करारी हार मिली है, इनका जमानत जब्त हुई है एक जगह पर और एक जगह पर ये तीसरे नंबर पे आए हैं। 8 विधानसभा के उपचुनाव में हमने 6 विधानसभा के चुनाव जीते। जननायक अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ ये जन आंदोलन करने में लगातार असफल रहे हैं। केवल बेरोजगार नौजवानों के नाम पर ये राजस्थान की राजनीति में गरमाना चाहते हैं, अपना अस्तित्व रखना चाहते हैं। जब राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे तो खुद माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा, जब मैं भाषण दे रहा हूं तब आप अपनी जगह पे बैठ जाओ, विरोध करने का मौका तो बजट सत्र में मिलेगा ही मिलेगा। ये केवल अपनी नकारात्मक ऊर्जा दिखाना चाहते हैं। इनका राजस्थान के जवानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, पुरुषों से, बुजुर्गों से इनका कोई सीधा इंटरप्शन नहीं है। और इस समय चूंकि एक माहौल बना रखा है इन्होंने रीट के मामले को लेकर के, ये जो कुछ करना चाहते हैं उसकी हवा जननायक अशोक गहलोत निकाल चुके हैं। आज ये अखबारों में पढ़ा होगा कि रीट के दुष्परिणाम तो अब आएंगे। टोंक में एक सरकार के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, उसमें लेन देन का मामला था, वो व्यक्तिगत लेन देन का मामला था, या रीट के मामले में उसने भी दलालों को पैसा दिया। ये सारे जो कुछ हो रहा है ये बड़ा शर्मनाक, और भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल सत्ता में परिवर्तन कराने के नाम पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। मदन जी यहाँ सीधी सी बात है कि खेल तो हुआ है और सरकार भी मान चुकी है, तिवारी जी भी खुद कह रहे हैं कि इस तरीके की घटना सामने आई है। तो आज जो भाजपा के तेवर विधानसभा में जो नजर आए, चूंकि कांग्रेस का सीधा सा कहना है कि जब कोई मुद्दा भाजपा के पास नहीं है तो केवल यूं ही बैठे ठाले ही लाइमलाइट में रहने की एक पूरी ये प्रक्रिया है। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रमुख विपक्ष है और हम विपक्ष के नाते जनता और युवाओं की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे सड़क से लेके और संसद तक। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने सड़क में भी संघर्ष किया है और अब हम संसद में भी संघर्ष करेंगे। और हम सीधी पहले दिन से एक ही मांग कर रहे हैं प्रदीप जी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की होनी चाहिए कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि सरकार की अभी तक की सबसे विफल परीक्षा है ये। तो हम जांच की तो मांग कर रहे हैं, इसमें गलत क्या कह रहा है विपक्ष ने, क्या गलत कह दिया आप बताइए ना।
कांग्रेस तो सीधा से कह रही है कि मुद्दा कोई है ही नहीं। जब एसओजी जांच कर ही रही है, रीट की भर्ती परीक्षा लेवल 2 की रद्द कर दी गई है, 62,000 नियुक्तियों का ऐलान कर दिया गया है, तो फिर वजह क्या है? कांग्रेस से भी हम जवाब जानेंगे। यहाँ पर भरत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भरत जी, जी जी, इसका जवाब दे देता हूँ आपके क्वेश्चन का। जी, सरकार ये कह रही है कि कुछ मामला ही नहीं है। जब मामला ही नहीं है तो रीट का लेवल 2 की परीक्षा क्यों आपने कैंसिल कर दी? प्रदीप जी आप गवाह हैं और मैं भी गवाह हूँ, और ये मेरे मित्र भरत जी भी गवाह हैं कि पिछले 4 महीने से ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि रीट के अंदर कोई धांधली हुई है। अब ये खुद रीट की परीक्षा कैंसिल कर दी, इन्होंने रद्द कर दी, तो इसका क्या मानिए हम लोग की धांधली नहीं हुई है? तार कहां तक जुड़ रहे हैं आप सोचिए। तार जुड़ रहे हैं इनके मंत्री सुभाष गर्ग से लेके गोविंद सिंह डोटासरा से लेके होते हुए अब तो सीएम हाउस तक तार जुड़ गए हैं। तो क्या इसकी प्रजापति बिना सबूतों के आरोप लगाने की आपकी जो प्रवृत्ति है, इसी से आपकी जनता के अंदर साख नहीं बन रही है। अगर आप सबूत तो दो। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो सरेआम कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अगर मेरे तार कहीं जुड़े हो वो आजीवन संन्यास लेने की घोषणा कर चुके मदन प्रजापति। सर सबूत तो मैंने दिए हैं, मैं बताता हूँ आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो संन्यास ले लेंगे अगर एक भी कोई सबूत आप दे दोगे। अगर आप सिद्ध तो करो। तिवारी जी सर सबूत मैंने दिए हैं, मैं बताता हूँ आपको। मदन जी यहाँ भरत बेनीवाल जी हमारे कांग्रेस प्रतिनिधि को कह रहे हैं कि सबूत वो दे रहे हैं जो तिवारी जी इस समय मांग रहे हैं। जी भरत जी। जी सबूत मैंने ही दिए हैं, एसओजी में मुकदमा भी मैंने दर्ज कराया है इस मामले में। हेलो, जी नेट नहीं चल रहा। चलिए भरत जी वापस हो सकता है टेक्निकल इशू होगा। मदन जी, जैसा कि कांग्रेस का सीधा सा कहना है कि जब तक कोई सबूत ना हो तब तक आप किस तरह से कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? अगर सबूत हो तो आप एसओजी को दो ना, अशोक राठौड़ को दो। केवल बयानबाजी के अलावा प्रदीप भाई के पास में कोई नहीं है। तिवारी जी सुनेंगे नहीं मेरी बात को? क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि इनको मालूम है कि मैं सच बोलूंगा और इस सच को छुपाने के लिए जोर जोर से। अरे पूरा देश जान रहा आपका सच। अभी आपने केंद्र का बजट देश के लोगों को ठग लिया। आपने न महंगाई की बात करी, न कोई एकता की बात करी, न कोई महिलाओं को आपने दिया। मदन जी आपकी तस्वीर गायब हो गई है हमारी स्क्रीन से, पहले तस्वीर में आई है। मदन प्रजापति। तिवारी जी स्टूडियो की डिबेट नहीं है। आप अगर सुनेंगे आवाज जनता के बीच में जानी चाहिए। आप तो चाहते हैं कि जनता सच ना जाने, इसीलिए आप जोर जोर से चिल्लाते हैं यहाँ पे। अरे हमने तो सदन को आउट किया है। आपसे डरने वाले नहीं है, जनता जानती है। पहले आप वसुंधरा राजे के प्रश्नों का जवाब दो। उन्होंने कहा कि विधानसभा की मीटिंग में कहा सांसद के घर पर पत्थर फेंकने वाले, जिनकी माँ 2 बार आपके राजस्थान की आपकी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा, मेरे घर पर पत्थर फेंकने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपके संगठन ने कुछ नहीं किया। अरे बताइए तिवारी जी, किस आधार पे आपके मुख्यमंत्री का ओएसडी का नाम आ रहा है? देवाराम सोनी जी का? कैसी बात कर रहे हो? अरे ये सारे के सारे षड्यंत्र है, केवल कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए। सबूत आपके पास में कुछ है नहीं। मदन जी आपका शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कुछ। संपूर्ण कांग्रेस पूरी की पूरी, मैं प्रदीप जी फिर कह रहा हूँ आपको, 3 बार जोर देके कह रहा हूँ, संपूर्ण कांग्रेस के संपूर्ण नेता इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये सब के ऊपर दागी हैं। आप सीबीआई जांच से दिल्ली की स्क्रिप्ट है। पहले सरकार को गिनाने का इन्होंने घिनौना षड्यंत्र कर लिया था प्रदीप आजाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सरेआम कहा है, अमित शाह के घर पर बैठ करके चुनी हुई सरकार को गिनाने का इनका असफल प्रयास पहले खत्म हो चुका। अब एक फिर राजस्थान की सरकार को बदनाम करके जनता में वाहवाही लूटना चाहते हैं। जनता जानती है प्रदीप भाई। मदन जी
मदन जी, मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप एक बार अपने इंटरनेट कनेक्शन को ठीक कीजिए। आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों में मुझे समस्या नजर आ रही है और पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। या तो आप दोबारा एक बार डिस्कनेक्ट होके और वापस कनेक्ट हो सकते हैं। जी उपेंद्र जी, आप कुछ भरत जी, आपको आवाज आ रही है? भरत जी, आवाज आ रही है आपको? भरत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रदीप जी, मेरे को आवाज आ रही है, आपकी सकती है। अच्छा मदन जी, ऑडियो? हाँ, आपका ऑडियो तो ठीक आ रहा है, मुझे आपका वीडियो कम नजर आ रहा है। वीडियो आपका स्टिल हो चुका है। भरत जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ आवाज आ रही है सर मेरे को। नहीं मदन जी, आपको आ रही है। मैं एक बार, भरत जी भी कनेक्ट हो रहे हैं वापस। थोड़ा नेटवर्क इशू। वीडियो ठीक है? नहीं, आपका मदन जी आवाज आ रही है, वीडियो ठीक नहीं आ रहा है। केवल इस समय सबसे बेहतर कनेक्शन तिवारी जी के साथ ही अच्छा नेटवर्क है। तिवारी जी के साथ बिल्कुल बढ़िया है। तिवारी जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि कल कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में विपक्ष ये कह दे कि तिवारी जी ने हमारा इंटरनेट का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और हमें लाइव में ऑडियो और हमारा वीडियो दोनों बंद कर दिया। हाँ प्रदीप भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली से इनको डांट पड़ती है। और मेरा ये सीधा सीधा आरोप है, प्रदीप आजाद, राजनीतिक जीवन के मैंने 45 साल देखे हैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में जी। भारतीय जनता पार्टी का जो बिखरा हुआ स्वरूप मैंने पहली बार देखा है, जहां कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। और सर्वमान्य नेता है वसुंधरा राजे। उनको ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दरकिनारे करके राजस्थान में अपने छुटभइये नेताओं को बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। आप देखो राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर इनको कोई शर्म नहीं आती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डोटासरा के लिए कहते मेरे जूते की नोक के बराबर नहीं है। इससे ज्यादा घटिया राजनीति तो हम सड़क पर छोटे कार्यकर्ता भी नहीं करते हैं। पूरे राजस्थान को बदनाम कर दिया तिवारी जी। अच्छा मदन जी, अभी आपका ऑडियो वीडियो ठीक मिल रहा है, लेकिन अगर वापस आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर तिवारी जी पे आरोप मत लगाना ये कि उन्होंने आपका नेट कनेक्शन डाउन करवा दिया है। लगा सकते हैं मदन प्रजापति को, तो ऊपर से जो आदेश है वही करेंगे ना। ये हम सच, प्रदीप जी, हम सच के साथ है और सच उठाते हैं। ऐसे निराधार आरोप नहीं लगाती है भारतीय जनता पार्टी और झूठ बोलने का काम। अरे किसानों को कुचलने वाले नेताओं को तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट में मंत्री बना रखा है। देश के करोड़ों किसानों की आवाज है। उस ट्रेनी को हटाओ। सारे दंगाई, सारे माफिया के भारतीय जनता पार्टी में स्टडी सर्कल के अंदर पदाधिकारियों को निपटाया। अच्छा प्रदीप जी, अगर आप सार्थक बहस करवाओ तो थोड़ी सुने तो सब जनता। बिल्कुल, आप बोलिए तिवारी जी। आप अभी हम मदन जी को सुन लेते हैं एक बार। जी प्रदीप जी, तिवारी जी ऐसे कह रहे हैं कि ये सब झूठ है और भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है। यही तिवारी जी अभी जो जहां तक मेरे को समझ में आया यही बोल रहा है जी। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से तिवारी जी से कि 4 महीने से ये बोल रहे थे कि रीट में किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर इन्होंने रीट 2 का लेवल 2 का पेपर कैंसिल क्यों कर दिया इन्होंने एग्जाम? किस कारण से कर दिया? आज एसओजी जो जांच कर रही है, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को क्यों बर्खास्त कर दिया इन्होंने? क्या कारण? ये कह रहे हैं, अभी भी तिवारी जी कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है, धांधली नहीं हुई है। किस आरोप से हुआ है? तीसरी चीज, पेपर लीक हुआ है, पेपर चोरी हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार परीक्षा रद्द किस विफलता के उस पर कराए, विफलता दर्शाती है ना सरकार की। दूसरी चीज, क्या राजस्थान के इतिहास में सबसे विफल परीक्षा नहीं हुई है ये? लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है? सरकार किस नैतिक जिम्मेदारी से काम कर रही है, ये भी जांच होनी चाहिए। और ये सब आरोपों के ऊपर क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? आप किस आधार पर मानते हैं सीबीआई जांच? चलिए ठीक है। अब आपके जो 3-4 सवाल है, अब 3-4 सवालों के जवाब के लिए हम तिवारी जी के पास चलते हैं। अब तिवारी जी को सुनिए, अब आप बीच में मत आइए जी।
प्रदीप भाई, एसओजी की जांच का पहल करी राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने, और एसओजी की जांच की पीठ थपथपाते विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता, चुने हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया। एसओजी की जांच की पीठ थपथपाते हैं किरोड़ी लाल मीणा, भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़। अरे जब जांच से एक से कड़ी जोड़ते जोड़ते जब ये लगा 300 से लेकर के 400 लोगों तक पेपर गया है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। सरकार संवेदनशील है, सरकार के मुखिया अशोक गहलोत संवेदनशील है। लाखों बच्चों के साथ में उनके माता पिता परिवार का भी प्रश्न आता है। लगभग 1.25 करोड़ नागरिकों का इससे सीधा सीधा लिंक है। नौजवान अपनी परीक्षा देने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कितनी बड़ी पहल की थी, पूरे देश ने सराहा था। कोविड के 2 साल की महामारी को झेलने के बावजूद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रीट की परीक्षा का आयोजन किया। कोरोना काल में जो तकलीफें झेल रहे थे माता पिता बच्चे, उनको हमने समझा और उन बच्चों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने का हमने निःशुल्क किराया दिया। राजस्थान के भामाशाहों और निजी संस्थाओं से निवेदन करके जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के बारे में जानती है, बच्चों के पिता हैं ये, बाबा जी नहीं है यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए ये क्रैश लेकर के चलते हैं। हमको मालूम है माँ बाप के सामने क्या कष्ट आते हैं। चलिए अब तिवारी जी, बच्चों की परीक्षा हमने सफलता से कराई, भरत जी के पास बेईमान लोगों को पकड़ा, जी भरत जी, आप कुछ कह रहे थे उस समय, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। चाहिए स्थगित कर दिया। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो युवा हैं उनकी आवाज आप लोगों को सुननी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप आप लोग हमेशा लगाते हैं डिबेट में। आपसे निवेदन है कि अच्छा यही रहेगा कि आप लोग एक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए और जो व्यवस्थाएं आम जन के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए जो होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं आप लोग देना शुरू करेंगे तब ज्यादा बेहतर रहेगा। आप एक दूसरे पे आरोप लगाने लग गए। डिबेट अपनी इस लेवल पे होनी चाहिए कि हमारे देश के विकास की जो नींव है वो हमें कैसे रखनी है। हमें डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, हमें अच्छे मुद्दों पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो तिवारी जी, अच्छा एक यहाँ पर मदन जी की भी बात अधूरी रह गई। मैं थोड़ा सा एक अपडेट कर दूं कि जो राजस्थान का जो बजट आने वाला है वो 23 फरवरी को यहाँ पर पेश होगा राजस्थान विधानसभा में, और बजट से राजस्थान के लोगों को भी काफी उम्मीद होती है। तो मदन जी, क्या आप लोगों को भी उम्मीद होगी कि एक तरफ तो जो कुछ हो चुका रीट वाले मसले पर वो हो ही चुका, लेकिन अब जो एक नई जो एक शुरुआत हो सकती है, कि नई एक प्लानिंग जो हो सकती है, तो विधानसभा में उसकी तस्वीर कैसी होनी चाहिए? जी विधानसभा में प्लानिंग, देखिए हम भी सर भरत जी एक बार मदन जी से जानते हैं, फिर आपके पास आएंगे। मदन जी। प्रदीप जी, हम सदन चलाने में हमेशा सहयोग किया है और हम वही मुद्दे उठाते हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं और जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज राजस्थान के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनकी जो परीक्षाएं हो रही है, जिसके लिए वो खर्च कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, समय का खर्च कर रहे हैं, पैसे का खर्च कर रहे हैं, उसका सही उपयोग और राजस्थान के युवाओं को सही रोजगार मिल सके, उनकी मेहनत का प्रतिफल सही तरीके से उनको मिल सके, इसके लिए आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज, आपने कहा सदन चलने के लिए, हम सड़क और सदन दोनों में जनता की आवाज उठाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। इसके लिए राजस्थान का विपक्ष प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज, मैं प्रदीप जी बोलना चाहता हूँ, अभी मेरे मित्र तिवारी जी ने आवाज बताया कि एसओजी जांच कर रही है। हम एसओजी पे सवाल ही नहीं कर रहे। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने एसओजी पे सवाल किया क्या? लेकिन एसओजी का एक सीमित दायरा होता है, वो एक दायरे तक की बात करती है। ये लिपापोती करने में लगे हुए हैं। इन्होंने जालोर साहब को अरेस्ट कर दिया, एसओजी ने अभी तक उनसे पूछताछ करी कि आप मुझे बताओ। नहीं, जरोली साहब अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। जरोली साहब अरेस्ट नहीं हुए हैं अभी। जी आप देखिए, जारोली जी को अरेस्ट करना चाहिए था उनको, वो काम ये लोग कर रहे हैं। अरे जी मैं पूरी करूं।
जालोर साहब अरेस्ट नहीं हुए अभी तक और पूछताछ भी नहीं हुई है उनसे। बर्खास्त करने के बाद भी एसओजी ने पूछताछ नहीं की और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या बयान दिया है, इसमें भी आपको गौर करना चाहिए प्रदीप जी। उन्होंने कहा है जिस दिन उनको बर्खास्त किया कि मैं राजनीतिक भेंट चढ़ गया, तो इसका मतलब आप समझते हैं ना क्या है कि ठीक है। चलिए तो इस सवाल का जवाब जान लेते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी। मदन प्रजापत, एसओजी की जांच में वो अगर इंदिरा गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए थे, राजीव गांधी, इसका मतलब वो कांग्रेस का संरक्षण है ना। मदन प्रजापत संरक्षण है ना। मदन प्रजापत जी, जारोली साहब खुद कह रहे थे कि कहीं कुछ बेईमानी नहीं हुई है। एसओजी ने जब तार जोड़े, मदन प्रजापत सुन लो, जारोली के तार जब जोड़ने, जब लिंक नजर आया, राजस्थान के जननायक ने एक क्षण में उनसे इस्तीफा नहीं मांगा, उनको बर्खास्त कर दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से। लेकिन तिवारी जी सवाल यहाँ पर यह है कि जरूरी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? कहा कि राजनीतिक संरक्षण में ये जो बेईमानी हुई है, बरामद हो गया, फिर चोर को छोड़ के भेज दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या किया आप लोगों ने? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं तिवारी जी। बेनीवाल साहब, जांच में सब पता लग जाएगा अगर जारोली सीधे नजर आएंगे। जारोली भी जेल के शिकंजों के पीछे जाएंगे। दर्ज कराया था ये वाला रीट वाला। अब मैं पूरी बात बताता हूँ सर आपको, इसमें अभी तक हुआ क्या है आप ये बताइए। जो छोटी छोटी मछलियां उनको आप लोगों ने पकड़ा है, जो मगरमच्छ और मगरमच्छ के बाप जो एनाकोंडा होते हैं ना, उनको किसी ने पकड़ा है क्या? हम पकड़ेंगे सर। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और सर बराबर विधानसभा क्षेत्रों में नहीं घुसने देंगे। 16 लाख युवाओं की भावनाओं के साथ खेला इन लोगों ने, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक बात और मैं हमेशा खुला चैलेंज करके कहता हूं, साहब आप वीडियो चाहे सीएम साहब तक पहुंचा दीजिएगा, हम किसी पार्टी से नहीं, किन्हीं चीजों से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन सच में मेरा रियल छोटा भाई रीट की तैयारी कर रहा था, उसके 128-29 नंबर आए, इतनी मजबूत उसने तैयारी की, उसके बाद भी जिसके साथ बीतती है उसी को दुख होता है। तो सर एक सबसे बड़ी बात यह, आपके भी घर में रीट के अभ्यर्थियों ने तैयारी की होगी, लेकिन अपन इस चीज से ढक नहीं सकते जब तक इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। बड़े लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, छोटा मोटा व्यक्ति इतने बड़े स्तर का घोटाला नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े लेवल का मामला है। इसमें भजनलाल के खिलाफ मैंने सबूत दिए थे, एसओजी में शुरू में मुकदमा भी हमने दर्ज कराया था, सीबीआई जांच तक के लिए भी मैंने कोर्ट में लगाया था। हालांकि वो अब केस हमें पता है ढीला भी हो जाएगा, और हमें अगर वास्तव में हमें सरकार पे ऐसी बात नहीं, हमारे मुखिया है जैसे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं वो हमारे, और हमारा सवाल भी उन्हीं को पूछने का बनता है, उसके विपक्ष से पूछने का हमारा वो भी हक भी नहीं है। तो उनको इस बात का जवाब देना भी पड़ेगा मुखिया जी को, और इस चीज में जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वो करनी भी पड़ेगी। साथ में फर्जीवाड़े के खिलाफ जो कानून है वो बनाना बहुत आवश्यक है। कानून ये बनाना चाहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हम फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, लेकिन इस देश में मर्डर के खिलाफ भी फांसी तक की सजा है, उम्र कैद जो आईपीसी जो यूज में ली जाती है उनकी जो सजा है वो बड़ी बड़ी है। लेकिन क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर मर्डर किया हुआ व्यक्ति भी जमानत पे बाहर आ जाता है। तो आप सोचिए ये पेपर लीक प्रकरण वाले तो 2 से 1.5 महीने के अंदर बाहर आ जाते हैं हर बार, और वो पूरा सिस्टम इसी तरह से वापस वो नौकरियों पे चढ़ जाते हैं, थोड़े दिन के लिए बर्खास्त या सस्पेंड होते हैं और फिर वो वापिस अपनी नौकरियों पे आ जाते हैं, कोई कोर्ट से आदेश लेके आ जाता है। ये जो लचीलापन है, ये सिस्टम है, ये जब तक चलता रहेगा, जब तक इसी तरह से जो ये पूरा सिस्टम जैसे मजबूत नहीं होगा, संपत्ति कुर्क नहीं होगी, इन संस्थानों की मान्यताएं रद्द नहीं होगी, व्यक्ति को पूरी तरह से दिवालिया तो तिवारी जी क्या प्लानिंग है तिवारी जी इसके लिए इस विधानसभा सत्र में? मैं भरत बेनीवाल के प्रश्नों से सहमत हूं प्रदीप जी। भरत हमारा बच्चा है और ऐसे हमारे सारे लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। मैं इस नौजवान की बातों से सहमत हूं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं भरत बेनीवाल जी, आपने पहल करके एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अरे नौजवान ही अगर गलती के खिलाफ नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? राजनीति में मैं और मदन प्रजापत तो आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे, लेकिन जहां बच्चों का भविष्य का प्रश्न आएगा, नौजवानों को सच्ची बात के लिए खड़े रह करके, चाहे शासन किसी का भी हो, उनके खिलाफ बोलने का हक है। और जननायक अशोक गहलोत लगातार नौजवानों के साथ में। मैं फिर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं भरत बेटे, अब की बार जो सदन शुरू हुआ है आज से, मुखिया जी ने, राजस्थान के जननायक ने कहा अब की बार इस विधानसभा में हम इतना कड़ा कानून लेकर के आएंगे कि इनमें भविष्य में अगर कोई
पेपर को लीक करने का या चोरी करने का दुस्साहस करेगा तो वो अपनी जिंदगी भर की कमाई से जाएगा, उसकी संपत्ति को हम हड़प कर लेंगे, राज्य के कोष में संपत्ति को डाल देंगे, लगभग 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान देंगे और उन बच्चों को जो टीपने वाले हैं या वो जो कड़ियां जो आपस में एक दूसरे को बेईमानी करने के लिए आगे बढ़ाती है, उन सबको परीक्षा से मदन जी अब लास्ट आप बता दीजिए, मेरे पास 3 मिनट का समय है। मदन जी 3 मिनट का समय है, बताइए। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ तिवारी जी को जी। आप एक चीज बताइए, तिवारी जी ये कह रहे हैं कि जालोरी जी की तो गलती नहीं है, अभी आपके चैनल पे बोला उन्होंने। अरे गलती तो बर्खास्त कर दिया ना मदन प्रजापत, कानून अपना काम करेगा, फांसी की सजा तो कोई भी सरकार नहीं दे सकती। चलिए तिवारी जी एक बार मदन जी को सुन लेते हैं, मदन जी को सुन लेते हैं। अरे सुनो तिवारी जी, अरे तिवारी जी सुनो, आप सुनो, शांतिपूर्वक पानी पियो आप। अभी नहीं, मुझे कह देंगे कि इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इनको ये जवाब देना पड़ेगा। मदन जी 3 मिनट है, आप बताइए, फिर आप कह दोगे आपको नहीं बोलने, जवाब देना पड़ेगा। हाँ देखिए, मेरे सीधे सीधे सवाल है। राजस्थान के जननायक बोलते हैं, अरे आपके जननायक के ओएसडी का नाम आ गया, आपके शिक्षा मंत्री का नाम आ गया। अरे ये बार-बार कहते हैं जालोरी जी, ये किरोड़ीलाल मीणा में आप में प्रतिस्पर्धा है मदन। अरे जालोरी जी किरोड़ीलाल मीणा को संगठन तवज्जो नहीं देते। किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली में बीजेपी शाखाओं को खुश करने के लिए अनर्गल बयान देते रहते हैं। तिवारी जी एक बार मदन जी को सुनिए। मीणा के शपथ कैसे, आपको शर्म आती है क्या? आपकी सरकार को अरे शर्म आती है इन क्या? पेपर लीक करने वालों से किरोड़ीलाल मीणा के संबंध है या नहीं है? चलिए वो एक बार मदन जी से जानते हैं, तिवारी जी मदन जी से जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब पेपर लीक की बात कर रहे थे, पूरा मीडिया, पूरे भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक की बात कर रहे थे, जब इनके जालोरी जी मंत्री या नेता के जैसे आके बयान दे रहे थे और वो कह रहे थे मेरी संपत्ति जब्त कर लेना, मेरा ये कर लेना, कौन से बिल में डाल दिया जालोरी जी को? पहली चीज, कहाँ है जालोरी जी? एसओजी अगर जांच कर रही है, कौन से लोगों को सरकार बचा रही है, किस किस मंत्री को बचा रही है? एसओजी ने अभी तक किस किस से जांच में, आप छोटे जो भरत जी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं बार बार, ये छोटे लोगों को पकड़ के ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, इसके निर्माता निर्देशक दूसरे हैं, इसकी बड़ी बच्चियां वसुंधरा राजे जी के आपके शासनकाल में 4 बार परीक्षाएं लीक हुई, मुझे बताइए, उसके खिलाफ आपने एक अपराधी को नहीं पकड़ा। हमने करीब 48 अपराधियों को पकड़ करके जेल के शिकंजे में डालने का काम तो कर रहे हैं मदन प्रजापत। आप अपनी पूर्ववर्ती सरकार के जमाने में परीक्षाएं स्थगित नहीं हुई थी क्या? पेपर लीक नहीं हुए थे क्या? आपने किसको पकड़ा? कौन से अपराधी को पकड़ा था आपने? कौन सी? सर तिवारी जी सुन नहीं पा रहे, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कौन क्या बोल रहा है। मैं मदन जी कह रहा हूँ कि इसमें नहीं आएगी, सुनने नहीं। मदन जी मेरे पास 1.5 मिनट है, केवल 1.5 मिनट में प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रदीप जी आप ये देखिए, पिछले 3 साल में जितनी परीक्षाएं हुई है उनकी सबकी स्थिति क्या है? पटवारी की परीक्षा की क्या स्थिति है? ये पेपर एक रीट की पेपर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने जितनी परीक्षाएं करी है सब में धांधली करी है, और सब में धांधली करने का काम जो है इन युवाओं के साथ, ये कह रहे थे तो एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या नहीं करी है, इनके मंत्रियों पे और इस रीट में जो जो लोग जिम्मेदार हैं इन सब पे हत्या का केस चलना चाहिए उस आदमी के लिए। उसने आत्महत्या थोड़ी करी है, इन्होंने हत्या करवा दी उसकी। आज परिस्थिति, और बहुत सारे लोगों को लाके आज खड़ा कर दिया इन्होंने रोड के ऊपर, युवाओं को। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि युवा किस तरफ जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसका जिम्मेदारी लेगा कोई आदमी? आप खुद सोचिए कि एसओजी बार-बार। चलिए मदन जी समय पूरा हो गया है और आपके सवाल भी जायज हैं। तिवारी जी ने भी जो साफ ऐलान किया कि आरोप जब लगाइए जब आपके पास कोई सबूत हो, और सबूत अगर है तो किसी भी जांच एजेंसी को या सरकार को दीजिए। और उसका जवाब यहाँ पर भरत जी ने सीधे तौर पर दिया कि मामला उन्होंने दर्ज कराया, उन्होंने सबूत दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल मुद्दा ये अभी लगता नहीं है कि खत्म हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा सत्र की शुरुआत आगे तक बढ़ती रहेगी ये मामला और गर्माता जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अब 23 फरवरी को सीएम गहलोत की ओर से जो राजस्थान का जो बजट पेश किया जाएगा, वहां पर खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए क्या तोहफे मिलते हैं या क्या ऐलान होता है, देखना वो भी बेहद दिलचस्प होगा। और अब सभी को, राजस्थान की जनता को भी, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भी इस बात का इंतजार रहेगा। आप
आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। ओके सर।